सभी प्यारे दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं निर्वासित कहानी, जो कि सूर्यबाला द्वारा विरचित है। बहुत ही शानदार कहानी है। पारिवारिक जीवन की विसंगतियों को उजागर करने वाली कहानी है और इसमें परिवार के जो वर्ध दंपति हैं उनकी मनोव्यथा को बड़े ही शानदार ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप अपनी कक्षा की बेंच पर बैठे हैं, हिंदी साहित्य का कालांश है और हम पढ़ रहे हैं निर्वासित कहानी और मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो अगर आप मोबाइल के सामने नजरें गड़ाए बैठे हैं तो उसकी अपेक्षा मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपके पास पुस्तक है तो आप पुस्तक खोल लीजिएगा और सिर्फ आवाज का सहारा लीजिएगा। बेहतर यही रहेगा कि पुस्तक के साथ आप पढ़िएगा। और इसका कारण क्या है कि पुस्तक के साथ हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हम क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। तो मोबाइल को प्ले करके साइड में रख दीजिएगा। ऐसे आपको लगेगा कि आप क्लासरूम में बैठे हैं, टीचर की आवाज़ आ रही है। और जिनके पास किताबें नहीं हैं उनके बारे में तो यही कहा जा सकता है कि जैसे क्लास चलती है तब भी कुछ बच्चों के पास किताबें नहीं होती, तो वो तो सिर्फ सुनने का ही काम करते हैं। तो किताब नहीं है तो आप सुनने का काम कर लीजिएगा, और किताब है तो आप साथ में किताब खोलिएगा। जब भी आप वीडियो प्ले करें, आपको पता है कि ये निर्वासित कहानी है, सूर्यबाला की विरचित कहानी है, तो आप किताब को साथ में खोल करके और फिर बाद में पढ़ना प्रारंभ करें। आपको एक एक शब्द है वो समझ में आता जाएगा। यानी मेरी आवाज, आपकी किताब, आपका अध्ययन और एक पाठ आपका पूरा तैयार हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले निर्वासित कहानी है, सूर्यबाला इसकी लेखिका है और लेखिका का परिचय देते हैं। हिंदी कहानी की सशक्त हस्ताक्षर यानी मजबूत हस्ताक्षर सूर्यबाला का जन्म 25 अक्टूबर 1943 को उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। इनके आज तक 150 से ज्यादा उपन्यास, कहानियां और व्यंग्य आदि प्रकाशित हो चुके हैं। यानी कहानियां भी प्रकाशित हो चुकी हैं, व्यंग्य संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। सृजन की श्रृंखला का प्रथम पुष्प सृजन की श्रृंखला का प्रथम पुष्प यानी पहला फूल मेरे संधि पत्र उपन्यास 1975 में प्रकाशित हुआ। तो इनकी जो पहली रचना है जिसका नाम था मेरे संधि पत्र, उपन्यास विधा की रचना थी, सन 1975 में प्रकाशित हुई, जो साहित्य के शुद्धि पाठकों में काफी चर्चित रहा। यानी सहृदय पाठक, विद्वान पाठक, बुद्धिमान पाठक में काफी रूप से यह चर्चित रहा, काफी पसंद किया गया। साहित्यिक रचना संसार का सुपरिचित नाम है सूर्यबाला। इनकी अधिसंख्य कृतियां कोमल एवं नाजुक अनुभूतियों को निगलने वाली क्रूर व्यावसायिकता पर चिंता प्रकट करती हैं। कि इनकी अधिसंख्य यानी बहुत ज्यादा मात्रा में जो रचनाएं हैं वो कोमल और नाजुक अनुभूतियों को निगलने वाली क्रूर अत्याचारी व्यावसायिकता पर चिंता प्रकट करती हैं। जीवन की विविध परिस्थितियों को परखने की कथा लेखिका के पास गांधीवादी दृष्टि है। समाजगत सकारात्मक परिवर्तन कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन हो तथा जीवन मूल्यों की श्रेष्ठता हेतु विरोध और विद्रोह के स्थान पर विवेक को महत्व देती हैं। कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन है वो विरोध और विद्रोह से नहीं होगा, विवेक से होगा, बुद्धि से होगा। बुद्धि से हमें समाज के अंदर सकारात्मक परिवर्तन करना पड़ेगा। लेखिका के मतानुसार तेजी से बदल रहे समय में नारी अस्मिता एक चुनौती भरा सवाल है। कि नारी की अस्मिता, नारी का वजूद एक चुनौती भरा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती ये है कि हम विश्व को बचा ले जाएं, कि विश्व को हमें बचाना चाहिए। प्रकृति और परंपराओं से मूल्यों को अगर हमने खारिज कर दिया तो हम खुद ही खोखले हो जाएंगे। कि प्रकृति से जो चीजें मिली हैं, परंपराओं से जो चीजें मिली हैं और उनको हमने खारिज कर दिया तो हम खुद खोखले हो जाएंगे। आज के युग में आप देखते हो साथियों कि परंपराओं को हम धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। दुनिया एकाकी होती जा रही है और हम जो भी ज्ञान लेना चाहते हैं वो सारा का सारा ज्ञान अपने बुजुर्गों से, अपने पूर्वजों के सिद्धांतों से, अपने समाज से न लेकर के और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक क्रांति से लेते हैं, मोबाइल की दुनिया से लेते हैं। और जो सामाजिक संरचना है उसको हम धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, खोखला करते जा रहे हैं। तो प्रकृति और समाज की परंपराओं से मिले मूल्यों को अगर हमने खारिज किया
तो हम खुद ही खोखले हो जाएंगे। चलिए सूर्यबाला की प्रमुख रचनाओं को देखते हैं। तो आप अपनी नज़र किताब पर रखिए, कहानी संग्रह इनके देखिए। कात्यायनी समाज, मुंडेर पर, एक इंद्रधनुष, दिशाहीन, सांझ बाती, गृह प्रवेश, थाली भर चांद, मानुषगंध। तो कहानी संग्रह इनके कौन कौन से हैं, यानी कहानियों के संग्रह हैं, कहानियों की पुस्तकें हैं। कात्यायनी समाज, मुंडेर पर, एक इंद्रधनुष, दिशाहीन, सांझ बाती, गृह प्रवेश, थाली भर चांद, मानुषगंध। उपन्यास सूर्यबाला के हैं। सूर्य के इंतजार तक, अग्निपंखी, यामिनी कथा, दीक्षांत। तो उपन्यास हैं सुबह के इंतजार तक, अग्निपंखी, यामिनी कथा, दीक्षांत। व्यंग्य हैं इनके, व्यंग्य लेख हैं धृतराष्ट्र टाइम्स, झगड़ा निपटारक दफ्तर, अजगर करे न चाकरी। तो धृतराष्ट्र टाइम्स, झगड़ा निपटारक दफ्तर, अजगर करे ना चाकरी। धारावाहिक यानी पटकथा लेखन भी इन्होंने किया है। ऐसी जो लेखन की विधा जो पर्दे पर फिल्माई जा सकती है, तो धारावाहिक लेखन इन्होंने किया। प्लास के फूल, नए की निन्ना, सौदागर दुआओं की, एक इंद्रधनुष, और एक इंद्रधनुष कहानी संग्रह भी है और पटकथा भी, ध्यान में रखें। जुबेदा के नाम, निर्वासित, तो ये निर्वासित है, वो पटकथा भी है और कहानी भी। रेस, सम्मान और पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट लेखन के लिए कथाकार सूर्यबाला को कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। घनश्याम दास पुरस्कार, सराफ पुरस्कार, प्रियदर्शनी पुरस्कार तथा काशी नागरी प्रचारणी सभा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मुंबई विद्यापीठ आरोही, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, सतपुड़ा सांस्कृतिक परिषद आदि कई संस्थाओं से सम्मानित किए गए। तो इनको ये पुरस्कार है, वो काफी पुरस्कार मिले, लेकिन मुख्य रूप से हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को ये जो कहानी संग्रह, उपन्यास, व्यंग्य, धारावाहिक, ये जो रचनाएं हैं उनको प्रमुख रूप से ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से भी आता है कि रचनाकार का परिचय दीजिए और उनकी साहित्यिक रचनाओं को बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। प्रस्तुत कहानी निर्वासित वानप्रस्थी जीवन जी रहे, अपने घर को त्याग बड़े बेटे के घर रहने वाले दंपति की दर्द भरी कहानी है। दंपति यानी पति पत्नी की, और वानप्रस्थी यानी वानप्रस्थ आश्रम में जिस प्रकार से जीवन जीते हैं उस प्रकार जीवन जी रहे हैं पति और पत्नी, और अपने घर को उन्होंने छोड़ दिया और बड़े बेटे के घर रहने चले गए हैं, और उन्हीं की दर्द भरी कहानी है। स्वयं की स्वतंत्रता को अनिच्छापूर्वक छोड़ अपने पुत्र और पुत्र वधू की इच्छा, भावना, रुचि एवं विचारों के अनुसार स्वयं को ढालना कितना दमघोटू और पीड़ादायक होता है कि अपनी इच्छाओं को छोड़ दिया, अपनी भावनाओं को छोड़ दिया, अपनी रुचि को छोड़ दिया, और साथ ही साथ किसके विचार में ढल गए, अपने पुत्र और पुत्र वधू के विचारों में ढलने का प्रयास किया जा रहा था। कितना दमघोटू और दम को घोटने वाला और पीड़ादायक होता है। एक दूसरे के पूरक पति पत्नी जिनका जीवन और जीवन के सुख दुख भी साझित थे, यानी पति पत्नी थे, उनका जीवन और जीवन के सुख दुख के क्या थे, साझा थे। दोनों को अलग कर दोनों बेटों के बीच बांटा जाना बाण विद्ध क्रौच, यानी क्रौच पक्षी की युगल की मौन मुख पीड़ा के मर्मांतक अभिव्यक्ति था। तो क्रौच जिसको क्रेनकार पक्षी भी कहते हैं। तो दोनों बेटों के बीच में बांट दिया गया, किनको, दंपति को। माँ एक बेटे के पास, पिता एक बेटे के पास, कभी माँ एक बेटे के पास, कभी पिता एक बेटे के पास। तो दोनों को बांटा जाना बाण विध, बाण से घायल क्रौंच युगल की मौन मुख पीड़ा की मर्मांतक यानी मर्म को स्पर्श करने वाली अभिव्यक्ति था। आधुनिकता बोध को जीते बेटों के मध्य वर्ध दंपति के निर्वासित जीवन की घायल छटपटाती संवेदना को उकेरना कथाकार का मूल उद्देश्य है। कि बेटे हैं वो आधुनिकता के मध्य जी रहे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं वो निर्वासित किसी जिंदगी जी रहे हैं, यानी घर से जो निकाले हुए किसी जिंदगी जी रहे हैं, और वो छटपटाती उनकी जो संवेदना है उसको उकेरना, प्रकट करना कथाकार का मूल उद्देश्य है। कहानी कथ्य और शिल्प में बेजोड़ है, भाषा सहज सरल तथा भाव संप्रेषण के अनुकूल है, कहानी का अंत करना युक्त एवं दुखांत है। चलिए
झुलसाती लू के साथ, अब कहानी पढ़ते हैं। झुलसाती लू के साथ दूहरे होते यूकेलिप्टस और केजुरिना के पेड़, दरख्ती गुलाब की क्यारियां और सूखे पत्तों से ढका लान, यानी दोपहर का दृश्य है। और दोपहर के दृश्य में यूकेलिप्टस और केजुरिना के पेड़ हैं, उनकी स्थिति का चित्रण किया गया है। गुलाब की क्यारियों का और सूखे पत्तों से ढके हुए लान का चित्र किया गया है। इस मौसम में वैसे भी मन एक अजीब सी बल्कि मन सेहत से भर जाता है। कमरे से बरामदा, बरामदे से खिड़की और खिड़की से आती वही सूखी हरहराती हवा। उन्होंने खिड़की का शीशा बंद कर दिया, पर्दे खिसका दिए, फिर थोड़ी देर शीशे से टिकी खड़ी रही। तो हवा आ रही थी बाहर से, तो उन्होंने क्या किया, खिड़की का शीशा बंद कर दिया, पर्दे खिसका दिया और फिर खिड़की के शीशे से खड़ी रही। सब कुछ उजाड़ वीरान, माहौल की मनहूसियत से उदासी और भी गहराई। और एक ऐसी दोपहर एक दो हो तो काटी भी जा सकती है, पर हफ्तों महीनों सालों इसी प्रकार की दोपहर है, वो उसको काटनी थी। बहुत पहले भी जेठ वैसाख की दोपहरी तो ऐसी ही उजाड़ हुआ करती थी। तो ये जेठ वैसाख की दोपहरी का वर्णन है, पर तब इतनी उदास और सपाट कभी नहीं लगी। या यूं कहें कि इतना वक्त ही किसे रहता था। बच्चे छोटे थे, सारा समय उनके पीछे पीछे ही भागदौड़ चीख पुकार में बीत जाता। पलकें दो घड़ी झपक लेने को तरस जाती, यानी थोड़ी सी नींद लेने को भी जो आंखें वो तरस जाती। बच्चों को सुलाने के लिए ढाका बंगला कोआ की कहानी कहते कहते खुद सो जाती, कि बच्चों को सुलाने के लिए कहानी कहती और कहती कहती वो भी सो जाती। और छोटा धीरू बड़े भाई के इशारे पर सिर के नीचे पड़ी माँ की कोनी किसका कर दबे पांव तपती दोपहरी में किसक जाता, यानी बाहर चला जाता। बच्चों को दोपहरी में खेलने का आनंद आता है। पता तब चलता जब मेहरी उन्हें मड़ैया पर फाल से तोड़ते देखकर कान पकड़कर उनके सामने हाजिर कर देती। तब देर तक सहने लगती, यानी देर तक कुछ न कुछ कहने लगती। आंगन और बरामदे में पानी का छिड़काव, सुराही, झंझर भरना और बाबूजी के लिए सौंफ, काली मिर्च की ठंडाई पीसना। तो आंगन और बरामदे में पानी का छिड़काव करना, सुराही और झंझर यानी गड्ढे भरना, पानी का इंतजाम करना, बाबूजी के लिए सौंफ, काली मिर्च और ठंडाई को पीसना। वह पोथी निकालकर चश्मा टटोलने लगी। एक दो पाठ गुनगुनाए, थोड़ी देर बीती, उठी लू के थपेड़ों में ही अलगनी पर सूखती अपनी साड़ी और जंपर उठा लाई। उन्हें धीमे धीमे तय करती रही, तय करके रैक पर रख दिया। अब बटुए से माला निकाली और चुपचाप बिस्तर पर बैठी फेरती रही। बैठे बैठे कमर दुखती से लगी तो लेट गई, जाने कब झपकी सी आ गई। थोड़ी ही देर में चौंक कर आंखें खुल गई, लगा काफी दोपहरी कट चुकी होगी। तो ये बेचारी क्या कर रही है, समय बिताने का प्रयास कर रही है। किसके पास है, बेटे के पास। 4 तो जरूर बज गए होंगे, उठना चाहिए। बेटे बहू के कमरे के दरवाजे उठ के हुए थे। कूलर की घर सारे घर की खामोशी को मथ रही थी। दबे पांव बैठक की ओर आई। आराम कुर्सी पर उड़ेंगे उड़ेंगे वे सो रहे थे। कौन, बाबूजी। एक किताब हाथों के सारे पेट पर टिकी थी। चश्मा थोड़ा नाक के नीचे खिसकाया था। उन्होंने चुपचाप किताब मेज पर रख दी। चश्मा उतारने लगी कि उसकी नींद खुल गई। तुम सोई नहीं क्या, कि अभी तक सोई नहीं? नहीं, थोड़ी झपकी आ गई थी, लेकिन गर्मी बहुत है, नींद खुल गई। थोड़ा ठहर कर पूछा, जगा दिया तुम्हें, कि तुम्हें जगा दिया? नहीं, मैं भी पढ़ते पढ़ते यूं ही झपक गया था। सचमुच बड़ी गर्मी है। कि बाबूजी कहते हैं कि मैं भी पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी झपकी आ गई थी और बहुत गर्मी है, शरबत लाऊं बनाकर पियोगे? तो अम्मा कहती है कि शरबत लाऊं बनाकर पियोगे? शरबत नहीं। अच्छा ऐसा करो, चाय बना दो। तब तक राजेन और बहू भी जाग जाएंगी। वह दबे पांव ही रसोई में गई। स्टोव में तेल नहीं था, बोतल से डालने लगी तो जाने कैसे बोतल फिसल गई। चारों ओर मिट्टी का तेल फैल गया। आवाज सुनकर कौन है कहती हुई रीमा रसोई तक चली आई। वह अपराधिनी सी दयनीय बनी जल्दी जल्दी कपड़े से सुखा रही थी। तो अम्मा के हाथ से बोतल फिसल गई और मिट्टी का तेल है जो रसोई में फैल गया। और जब आवाज सुनी तो रीमा यानी उसकी बहू रसोई तक आई। तो अम्मा है वो अपराधिनी सी दयनीय बनी जल्दी जल्दी कपड़े से सुखा रही थी। तो रीमा क्या करिए, ओह माँ जी आप,
उन्हें सिखानी सी हंसी हंसते हुए कहा, मन में आया जरा चाय बना दो। तुम्हारे बाबूजी भी जग गए थे, सोचा जब तक बनेगी तुम दोनों भी जग जाओगे तब तक। ओह, इतनी दोपहर में चाय कौन पिएगा, जरा शाम तो होने देती, फिर जमुना आकर बनाता ही है। आप बेकार ही तकलीफ करने लगती हैं ना कि ओ अम्मा, इतनी दोपहर में कौन चाय पिएगा, जरा शाम तो होने देती, फिर जमुना आकर बनाता भी है, आप बेकार में तकलीफ करती हैं। 4 से ऊपर हो रहे थे, मन भी उचाट हो रहा था, यानी मन थोड़ा विचलित था। वह स्वर को धीमा करते हुए बोली, खूब, तो आप चाय बनाने लगी। उसने केवल हंसकर कहा था, वह भी बुरा लगने लायक कोई शब्द नहीं, पर उनका मन रोने सा होने लगा, यानी मन अंदर ही अंदर रोने लगा। कमरे में राजेंद्र साहब पूछ रहा था, बहू फिक्स से हंसती हुई उन्हें बता रही थी, माँ जी है, जाने इतनी दोपहर में उन्हें चाय बनाने की क्या सूझी, और बुढ़ापे में हाथ तो चलता नहीं, बोतल लुट गई मिट्टी के तेल की। तो बुढ़ापा है और हाथ तो चलता नहीं है, तो मिट्टी के तेल की बोतल है वो क्या होगी, लुट गई। तो उन्हें समझा दो, और अगर चाय जल्दी पीना चाहती हो तो जमुना को कह दो जल्दी आ जाए करें, कि जमुना जो नौकर है उससे कह दिया जाए कि वो जल्दी आ जाए और उनको चाय पिला दी जाए। लो, तुम समझते हो मैं उन्हें किचन में काम करने को कहती हूँ, उनके जाने से तो काम बढ़ जाता है, पर ये बूढ़े लोग कि जब वो किचन में जाते हैं तो काम बढ़ जाता है, पर ये बूढ़े लोग समझे ना, बूढ़े लोग। उनकी आंखें भर भर आई। अभी तो यहाँ आने से पहले तक सारा काम संभालती थी, बाबूजी का नाश्ता, कपड़े धोना तक, और बाबूजी ने कभी शिकायत नहीं की कि अब तुमसे काम ठीक से नहीं होता। कि बूढ़े लोग, ये जो वाक्य है वो अम्मा के जहन में कौन जाता है। उनकी आंखें भर भर आई। अभी तो न जाने यहाँ से आने से पहले सारा काम संभालती थी, बाबूजी का नाश्ता, खाना, कपड़े धोना तक, और बाबूजी ने कभी शिकायत भी नहीं की कि अब तुमसे काम ठीक से नहीं होता। दाल सब्जी में भी न कभी पानी ज़्यादा न नमक कम, जमुना की तरह। सोचा चलकर बैठक में उन्हीं के पास बैठूं। चाय बनाने का उत्साह तो समाप्त हो गया था। बैठक की ओर बढ़ी कि कानों में राजेन और बहू के खिलखिलाने की आवाज़ आई। तो राजेन और बहू क्या कर रहे थे, खिलखिला रहे थे। वह झेंप कर पूजा वाले कमरे की ओर बढ़ गई। जाते जाते राजेन का धीमा स्वर कानों में पड़ा, प्रेम श्रेम कुछ नहीं, अकेली बोर फील करती होंगी तो बाबूजी के पास जाकर बैठ जाती होंगी। तो बेटा कह रहा है कि प्रेम श्रेम कुछ नहीं है, अकेली बोर हो जाती हैं तो क्या करती हैं, बाबूजी के पास जाकर बैठ जाती हैं। वाह, जैसे मैंने देखा ही न हो। माँ जी के मना करने पर भी पिताजी अपने कपड़े खुद धो लेते हैं। चाय की खाली प्याली उनके मांगने पर भी किचन में रखाते हैं। दिन में अधिक नहीं तो 4-5 बार दवा के लिए पूछते हैं, खाई कि नहीं, खत्म हो गई हो तो ले आऊं, उनका बस चले तो। बात एक भरपूर कटाक्ष पर समाप्त हो गई, यानी कटाक्ष, बहू और बेटे दोनों एक तरह से कटाक्ष करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाय की खाली प्याली रखकर वह चुपचाप सिर झुकाए बैठक की ओर मुड़ गए। सोचा जमुना से माँ जी के बारे में पूछें, फिर रुक गए। लौटकर उसी मुद्रा में झुके हुए अखबार लेकर बैठ गए। इतना अखबार उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा जितना पिछले 2.5 सालों में। रिटायर होने के 1.5 साल बाद यहाँ आ गए थे। दोनों 1.5 वर्षों तक 100 रुपये महीने के भेजने के बाद, यानी रिटायर होने के 1.5 साल बाद ही यहाँ आ गए थे। दोनों 1.5 वर्षों तक 100 रुपये महीने के भेजने के बाद अचानक राजेन का पत्र मिला था। उसमें उसने अकेले उतनी दूर रहते माँ बाबूजी को अपने पास रहने के लिए बुलाया था। मकान को किराए पर उठा देने की बात भी लिखी थी। वैसे किराए वाली बात कौन थी, मुख्य तो यही थी कि माँ को अकेले सारा काम करना पड़ता है। यहाँ हम लोगों को चिंता बनी रहती है, इतनी दूर से समय को उसमें पहुंचना भी मुश्किल रहता है, सरकारी नौकरी ठहरी। तो एक बार पुनः पढ़ते हैं। रिटायर होने के बाद 1.5 साल बाद ही यहाँ आ गए थे। दोनों 1.5 वर्षों तक 100 रुपये महीने भेजने के बाद अचानक राजेन का पत्र मिला था। उसमें उसने अकेले उतनी दूर रहते माँ बाबूजी को अपने पास रहने के लिए बुलाया था। मकान को किराए पर उठा देने की बात भी लिखी थी। वैसे किराए वाली बात गौण थी, मुख्य तो ये थी कि माँ को अकेले सारा काम करना पड़ता है। यहाँ हम लोगों को चिंता बनी रहती है, इतनी दूर से समय को उसमें पहुँचना भी मुश्किल रहता है, सरकारी नौकरी है। अड़ोस पड़ोस वालों ने भी कहा ठीक ही लिखा है,
अब ये उम्र आराम की है, यहाँ तो सौदा सुलभ और जो कुछ थोड़ा बहुत राशन लगता है बाबूजी खुद ही लाते हैं। वहाँ तो बेटा इतना बड़ा अफसर है, हर काम के लिए चपरासी आर्दली हाथ बांधे खड़े रहेंगे। बहू भी सुशील है, इतनी बार यहाँ आई कभी ऊंचे बोल नहीं सुने, यानी ऊंची आवाज नहीं सुनी। राज करोगी राजेन की माँ, कि राजेन की माँ क्या करोगी, राज करोगी। अफसरों की पुलाव कचौड़ी से नीचे बात ही नहीं होती। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि उसे इतना ख्याल है, नहीं तो आजकल के बेटे ख्याल ही नहीं रखते। लेकिन मुंह पट बूढ़ी दारोगानी ने कहा था, सब कचौड़ी पकौड़ी एक तरफ और अपना सूरज एक तरफ। बहुत ही शानदार बात कही थी उसने कि सब कचौड़ी पकौड़ा एक तरफ और अपना सूरज एक तरफ। वहां तो अफसरी कायदे से रहना होगा, लेकिन हाँ आराम तो होगा ही। फिर बुलाने पर न जाना भी, कि बुलाने पर न जाना भी क्या है, गलत है। इन दोनों ने खुद भी साथ साथ और अलग अलग बहुत कुछ सोचा था। घर छोड़ने की बात से दोनों के मन में एक हुक सी उठी थी, पर तर्क सभी इकट्ठे थे। सचमुच बहू का स्वभाव परखा हुआ है, और फिर परतंत्रता कैसी, कि बहू का स्वभाव परखा हुआ है और परतंत्रता कैसी, अपने बेटे के पास ही तो जा रहे हैं। हिचक कैसी, अपनी ही कोख में जन्मी औलाद है, उन्हें तो चार बात भी कह दें तो जबान नहीं खोल सकते। लाख अफसर हो पर माँ बाप के सामने बच्चे ही हैं। कि अफसर हो तो क्या हुआ, माँ बाप के सामने तो क्या हैं, बच्चे ही हैं। रिजर्वेशन हो गया, आंगन में आकर बोले थे तो जैसे किसी ने कलेजे पर हथौड़ा मारा हो। सामान बंधने लगे, चीजें बटने लगी, सिल बट्टे, सूप, चलनी, अलगनी, अलमारियां, कद्दूकस। जन्माष्टमी पर बजने वाले घंटा, घड़ियाल, कृष्ण जन्म के झूले, रामनवमी पर पूजा जाने वाला तुलसी का चोरा, कुछ नहीं ले जाना है। राजे ने लिखा है, अम्मा से कहिए सब कुछ न उठा लाएं, यहाँ उन्हें किसी बात की तकलीफ न होगी। सचमुच छोड़ दिया सब कुछ, कि सचमुच ही सारा कुछ छोड़ दिया। रामेश्वरम से लाया तीर्थ का तांबे का लोटा भर धीमे से रख लिया। घंटा, घड़ियाल और कन्हैया जी का पालना बस। बाबूजी ने भी देखकर मना नहीं किया, आखिर उनका भी तो कितना कुछ जुड़ा था इस लोटे और पालने के साथ। कैसे वे दोनों साथ साथ नहाए थे और भगवान के सामने हाथ जोड़कर जो कुछ उसने भरा पूरा दिया था, उसके लिए गदगद स्वर में कृतज्ञता अर्पित की थी। रामेश्वर जाने के 2 महीने पहले ही छोटे रणधीर की नौकरी लगी थी। तो छोटा जो बेटा है उनका, उसका नाम है रणधीर। स्टेशन पर राजेन खुद ही आया था 2 चपरासियों के साथ। प्लेटफार्म पर प्लेटफार्म पर फैले थैले, बंडलों, गठरियों को देखकर एक बार तो खींचा, फिर परेशान सा सेंस स्वर में बोला, आपको तो मना किया था बाबूजी, अम्मा तो समझ नहीं, पर आप तो मना कर सकते थे। 100 वर्ष पुरानी सड़ी गली चीजों का भला क्या होगा यहाँ, कि 100 वर्ष पुरानी सड़ी गली चीजें आप ले आए हैं। वह झेप कर हंस रहे थे। अरे भाई क्या बताऊं, इन औरतों को तो तुम जानते ही हो, इतना मना किया पर अब समझा तक ही तो सकता हूं। खैर एक तरफ कहीं रख दी जाएगी। हैं। चपरासी ने उनका कमरा बताया, पर सामान खुलने लगा तो बहू ने दांतों तले अंगुली दबा ली। ओ माँ जी, नौकर देखेंगे तो क्या कहेंगे। इसके पहले यहाँ जितने साहब आए सब अंग्रेज या एंग्लो इंडियन थे। वह हकबकी टुकुर टुकुर देखती रही। रीमा जल्दी से रामेश्वर वाला लोटा छुपा आई। वह उससे मना न कर पाई कि जल्दी से रामेश्वरम से लाया हुआ लोटा वो भी क्या कर दिया, छुपा दिया। और माँ जी मना नहीं कर। भाई वाह, माँ जी तो चलता फिरता म्यूजियम साथ लाई है, तो घर की चीजों को उनकी बहू क्या करे, म्यूजियम करे। रीमा ने हंसकर फिकरा कसा, यानी एक व्यंग्य कसा। पूरी की पूरी गठरियां टाट पर चढ़ा दी गई, यानी जो कमरे में जगह होती है ऊपर ऊंचे स्टोर के लिए। 120 स्टोर वाले पर की कोई उतार भी नहीं सके। 2-1 बार उनसे उनके बारे में पूछ कर चुप हो गई थी, तो पूरी की पूरी गठरियां टाट पर चढ़ा दी गई 120 स्टोर वाले पर कि कोई उतार भी नहीं सके। 2-1 बार उनके बारे में पूछ कर वह चुप हो गई थी। तभी उन्हें लगा जानबूझकर उन्होंने घर पर जितना कुछ छोड़ा था अनजाने में उससे कहीं ज्यादा छूट गया, जो जीवन भर शायद न मिलेगा। कि तभी उन्हें लगा
जानबूझकर उन्होंने घर पर जितना कुछ छोड़ा था, अनजाने में उससे कहीं ज्यादा छूट गया, जो शायद जीवन भर ने मिलेगा। ये पंक्ति सबसे शानदार पंक्ति है इस कहानी की। तो अनजाने में क्या छोड़ दिया? अपना घर छोड़ दिया, और घर छोड़ने से जो कुछ छूट गया वो दोबारा जीवन में कभी नहीं मिलेगा। बाबूजी शायद ज्यादा साहसी थे, अड़ोस पड़ोस में मन रमाने की कोशिश करते। सुबह सुबह छड़ी लेकर घूमने निकल जाते, समय मिलता तो माँ जी को बुलंद आवाज में बुलाते, क्या कर रही हो? अब यहां तुम्हें कौन से काम का बहाना है, चलो पाठ किया जाए। एक आध बार शुरू में उन्होंने राजेन को भी अधिकार भरे स्वर में बुलाने की कोशिश की, पर राजेन ने एक अजीब बड़प्पन भरी हंसी हंसकर टाल दिया। आप कीजिए, मुझे तो अभी देखिए मीटिंग में जाना है, फिर मेरे लिए बहुत समय पड़ा है पूजा पाठ के लिए। तो पूजा पाठ के लिए राजेन को भी बुलाया, लेकिन राजेन ने क्या कर दिया? मना कर दिया। एक दिन बहू ने बड़े मीठे ढंग से आकर समझाया, माँ जी जरा बाबूजी से कहिएगा इतने जोर से पाठ न किया करें। घर की बात और थी, यहाँ सब ऑफिसर्स रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, और फिर भगवान तो सब जगह है। देखिए न, कबीरदास जी ने भी कहा था, आप और बाबूजी मन मन में पूजा कर लिया कीजिए, ये गुस्सा होते हैं। वह बहू के दर्शन ज्ञान और अकाटे तर्क के सामने निरुत्तर थी, यानी कोई भी उत्तर नहीं दिया। यानी दर्शन ज्ञान और अकाटे तर्क के सामने पूरी आज्ञाकारिता के साथ उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि भविष्य में वे दोनों इसका ध्यान रखेंगे। अकेले में स्वयं को भी समझाया, ठीक ही तो कहती है, इन लोगों को तो कोई उजड़ नहीं, पर आने जाने वाले जरूर हंसेंगे। इन लोगों को तो कोई हर्ज नहीं है, पर आने जाने वाले लोग रखे हंसेंगे कि देखो क्या हो रहा है। कहा भी है, जैसा देश वैसा वेश। मन और भी हल्का हो गया जब देखा राजेन पिताजी के साथ लान में चाय पी रहा है और घर जायदाद वगैरह के बारे में सलाह ले रहा है। कि मन और भी हल्का हो गया जब देखा कि पिताजी के साथ राजेन लान में चाय पी रहा है और घर जायदाद के वगैरह के बारे में सलाह ले रहा है। चाय खत्म कर उड़ते उड़ते राजेन ने जरा झिझकते हुए नपे तुले स्वर में कहा, बाबूजी शाम को मेरे दोस्त वगैरह आते हैं। कि बाबूजी शाम को मेरे दोस्त वगैरह आते हैं न, तो प्लीज आप अंदर आ जाया कीजिएगा। कितना यानी पिता के प्रति वाक्य का है। असल में उन्हें ड्रिंक्स वगैरह चाहिए होती है, स्मोक भी करना चाहते हैं। आप बुजुर्ग ठहरे, आपके सामने झिझकते हैं, और जल्दी जल्दी उनके चेहरे पर आई प्रतिक्रिया देखे बिना जमुना को आवाज दी, कार साफ करो, फौरन बाहर जाना है। माँ जी हम बाहर जा रहे हैं, जमुना बेबी को घुमा कर लौटे तो दूध पिला दिलवा देंगी। तो जमुना बेबी को घुमा कर लौटे तो दूध दिलवा देंगी, बस खाना हम बाहर ही खाएंगे। तो ये सभ्यता संस्कृति है कि हम बाहर जा रहे हैं, बेबी है, उसको बाहर से घुमाकर लौटाया जाए तो दूध दे देना, बस खाना बाहर खाएंगे। कार सर्र से जा चुकी थी। थोड़ी देर वह उड़ती धूल को देखते रही, फिर एकदम अपने में लौट आई। बाबूजी उसी तरह लान में सिर झुकाए बैठे थे। वे लोग तो बाहर गए, सुनने पर भी चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। गोद में पड़ी किताब उलटते पलटते रहे। कौन सी किताब है? पोथी है? नहीं, रामतीर्थ ग्रंथावली। किसी सुनसान घाटी में जैसे कोई अस्पष्ट ध्वनि गूंजी हो और उसके रेसे रेसे चारों तरफ बिखर गए हों, ऐसे उन दिनों के एहसासों के साथ कुछ बिखरा हुआ। थोड़ी देर चुप रही, फिर एकदम सहज होते हुए बोली, क्या बनाऊं? कटहल बनाती हूँ आज, तुम्हें बहुत पसंद है। कटहल बना देती हूँ आज, तुम्हें बहुत। नहीं नहीं, अब पछताने कि बाबूजी ने कहा क्या पसंद, तो बस खीर और सादी सब्जी। खीर नहीं, जब बहू और राजेंद्र रहें तब बनाना। शब्द थोड़े से थे पर अर्थ बहुत गहरे और विस्तृत। वह चुप हो गई। घर पर थे तो हर चौथे पांचवें दिन हाथ की बनी मोटी रोटियां और आलू बैंगन के सब्जी बहुत खुश होते, तो मखाने की खीर, बाद में 2 रोटियां अपने लिए भी उलट उसी थाली में बैठ जाती। तब तक वह हाथ धो रहे होते। शाम वैसी गुमसुमी सी बीती। अंधेरा होने पर मन में घुमड़ता हुआ कुछ और गहरा आया। एकाएक उनके पास जाकर खड़ी हो गई और अटकती आवाज में कह गई, सालों हो गए, एक बार घर चलते न। कि लगभग 2-2.5 साल हो गए, एक बार घर चलते न। घर, उनकी आंखों में एक चमक आई और बुझ गई। वह तो पूरा किराए पर उठा दिया है, क्यों, क्या बात है?
बात कुछ नहीं, बहुत दिनों से घर छूटा ही है बस। लेकिन कुछ दिनों को चलने से फायदा, तो बाबूजी कह रहे हैं कुछ दिनों से चलने को, हाँ एक गहरी उसास उस खामोशी में उतरते चली गई। क्या फायदा, कि क्या फायदा कुछ दिनों से चल। सुबह सुबह ही रणधीर के आने का तार मिला था। 10 बजे राजेन उसे स्टेशन से लेकर लौटा। पैर छूने के लिए माँ के घुटने तक हाथ जरा झुका कर हंसते हुए बोला, अच्छा हो तो हो अम्मा, चलो भैया की सरकारी नौकरी में हुक्म चलाने का उनका काफी भार तुमने हल्का कर दिया होगा। कि अम्मा आप भी हुक्म चलाती होगी। वह जोर से हो कर हंसते हुए बताने लगे, अरे पूछो मत, दिन भर लोगों की भीड़ घेरे रहती है, साहब साहब कहते जबान सूखती है। उनके सामने तो जमुना और चपरासियों तक की अकड़ देखने लायक होती है। एक तो आजकल छुट्टी पर गया है, फिर भी 2-4 दिन भर वह उत्साह में भरकर बोले जा रहे थे। राजेन सिगरेट की राख झाड़ते हुए भाई से कह रहा था, सब ऊपरी ठाठ हैं, अंदर ठाले रहते हैं। कि सब ऊपरी ठाठ हैं, अंदर से ठाले रहते हैं। अब तो असिस्टेंट भी पूरे घाघ मिलते हैं, कड़ी नजर रखते हैं कस्टमर्स पर। सरकारी नौकरियों में तो बस छोटे ओहदों पर ही फायदा है। ऊपरी ठाठ और अंदरूनी हालत में कितना फर्क है तुम सोच भी नहीं सकते। अब यही देखो, बेबी को कुछ सालों बाद नैनीताल कॉन्वेंट में डालना चाहता था, पर दम नहीं है, यानी पैसे नहीं है। भोजन के बाद रणधीर जाने लगा तो राजेन ने रोका, बैठो बातें करेंगे, हम देर से ही सोते हैं। फिर थोड़ी देर रुककर उन दोनों को देखकर ठंडे लहजे में बोला, आप लोग भी चाहे तो बैठे बाबूजी। कि बाबूजी आप लोग भी चाहे तो बैठे। उन्होंने तुरंत उठते हुए कहा, नहीं नहीं अब तुम सब बातें करो, आज काफी थकावट महसूस हो रही है। एक जूठी जमाई लेकर वह उठ आए, पीछे पीछे वह भी आ गई, यानी अम्मा। दोनों को एक साथ लगा, शेष तीनों ने एक राहत भरी मुक्ति महसूस की। तो दोनों उठ गए, तो तीनों थे, उनको ऐसा लगा जैसे मुक्त हो गए हैं। बरामदे से चुपचाप गुजरते हुए सोच रही थी, नींद तो अभी घंटों नहीं आएगी, तब तक क्या करेंगी, क्यों ना बाबूजी को भी कमरे में बुला लें, थोड़ी देर बैठे फिर चले जाएंगे। उन्हें मुड़ते हुए देखकर टोका, अभी सोओगे? नहीं तो बैठो न कमरे में ही। कमरे में नहीं, चलता हूँ, रात काफी हो गई, थक भी गया हूँ, इस समय कमरे में बैठना, चलूं जरा, अखबार आज ठीक से नहीं पढ़ा। सब कुछ कहा अनकहा जाना समझा था, फिर भी ये ऐसा प्रस्ताव रख गई थी बाबूजी के सामने। अपनी गलती तुरंत समझ में आ गई। बहू बेटों के पास से थकान का बहाना करके आना और फिर घुल मिल कर बतियाना। एक दिन बहू राजेन से खिलखिलाती कह रही थी, पिताजी तो माँ जी को बिल्कुल मॉडर्न बनाने पर तुल गए हैं, यानी आधुनिक। आज उन्हें शिमला पैक के फायदे नुकसान समझा रहे थे, तो आपको क्या ऑब्जेक्शन है, यानी विरोध है? राजेन ने मुस्कुरा कर पूछा, ऑब्जेक्शन? खी मुझे तो लगता है सच जैसे थिएटर देख रही हूँ। थिएटर? सिनेमा? अभी देखो, नाउ शी इज परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन पिताजी को चैन कहाँ? जब भी मौका मिलेगा, कमजोरी लगती है हो तो ताकत वाली दवा एकाध सी ला दूं। घबराहट के लिए वह कौन सी होम्योपैथी की दवा बताई थी डॉक्टर ने, बैनर्जी ने? माँ जी निहाल हो जाती हैं, फिर भूम की कमान चढ़ाती राजेन से बोली, सच तुमने अपने पिताजी से कुछ नहीं सीखा? कुछ नहीं, शैतान की बच्ची। राजेन ने एक प्यार भरी चपत लगाकर मुस्कुरा पड़ा। 1-2 दिन बाद डॉक्टर के यहाँ जाते समय जब उन्होंने तबीयत का हाल पूछा, वह एकदम चिड़चिड़ा पड़ी उन पर, स्तब्ध से ऐपलक देखते रहे उन्हें और चुपचाप चले गए। वह लेटी आंखों पर कोने रखे रोती रही। आखिर उनका क्या कसूर था, क्यों चिड़चिड़ाई उन पर? तो अम्मा है वो बाबूजी पर चिड़चिड़ा जाती हैं। और ये बातें कौन सोच रही है? अम्मा ही सोच रही। काफी रात गए, उनके गुड नाइट के शब्द कानों में पड़े, तब तक वे दोनों अलग अलग पूरी तरह जगे हुए थे। बीच में माला जपते समय या रामतीर्थ ग्रंथावली पढ़ते समय एकाध झपकी आई भी तो उन तीनों के ठहाकों और खिलखिलाहट से उचट गई। सुबह उठने के साथ ही रणधीर ने हंसना और सबको हंसाना शुरू किया। ये उसकी बचपन की आदत थी। राजेन की तरह गंभीर नहीं, हमेशा ही चिलबिला था। इस समय भी कभी बेबी के हाथ से डाल छीनकर उसे रुला रहा था गुड़िया, कभी बाबूजी का चश्मा लगाकर पढ़ने की कोशिश कर रहा था, कभी जब वह भाभी को छुप कर देखने गया था उसके मनोरंजक प्रसंग सुना रहा था। कोई नहीं मिलता तो जमुना से ही उसकी शादी की बाबत जानकारी ले रहा था।
जमुना सुन, तो हनीमून पर जरूर जाना, खर्च की सारी जिम्मेदारी मेरी। जमुना झेंपता शर्माता ट्रे उठाकर चला जाता। वह पूजा कर रही थी, तब भी डाइनिंग रूम से आते ठहाके उन्हें कुलबुला जाते, विशेषकर जब बेटों के साथ उनकी भी मुक्त हंसी मिली होती। पूजा करते हुए भी मन उन्हीं लोगों पर था। वे ज्यादा खुश और मुक्त लग रहे थे, बेटों की बातों में खूब रस ले रहे थे। राजेन और रणधीर के मुंह से कई बार बाबूजी संबोधन सुनकर उनका मन पुलकित हो उठा था। हाथ की माला सालों पहले की परिक्रमा करने लगी थी। जब स्कूल से टीम जीतकर आने पर दोनों खेल की बातें बताते बताते पिता को निहाल कर देते और वह प्रसन्नता मन कहते, शाबाश मेरे शेरों। फिर ठहाके थम गए, सब शांत हो गया। राजेन ऑफिस चला गया। काफी देर बाद वह कमरे में आए तो मुस्कुरा दी। आज तो बड़े दिन बाद बेटों से ठट्ठे करते सुना तुम्हें। उन्होंने जैसे सुना ना हो ऐसे स्थिर दृष्टि से उन्हें देखा, फिर एक एक शब्द पर रुकते हुए खिड़की के बाहर देखते कह गए, सुनो मैं जा रहा हूं छोटे के साथ। कब? एक अप्रत्याशित प्रतिक्रिया उभरी, कितने दिनों के लिए? कल, वहीं रहने के लिए उसके साथ। भयाक्रांति वह एकदम से पूछ बैठी, क्यों? कि क्यों जा रहे हो? लगा ये सवाल एक बड़ी चट्टान की तरह उन दोनों पर भर भरा कर गिर पड़ा हूं और उनके समेत उनका सब कुछ चकनाचूर हो गया। कठोर संयम से उन्होंने आवेगों की रास खींच ली। कुछ नहीं, यूं ही। काफी दिन तो हो गए यहां रहते, थोड़ा घूम फिर आना चाहिए। मुझे भी तो यहां रहते। वह निरंतर ऐसा ऐसी होती जा रही थी। तो अम्मा कहती हैं कि मुझे भी तो यहां रहते हुए काफी दिन हो गए। गले में बहुत कुछ गुटकते हुए धीमे धीमे बोले, मैं आ जाऊंगा तब तुम जाओगी। कि मैं आ जाऊंगा तब तुम जाओगी। फिर दोनों एकदम चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे, जैसे आंखें पथरा कर किसी एक ही दिशा में टिक गई हों। उन आंखों की अथाह कातरता में, यानी दयनीयता में, बस एक ही सवाल गहराता जा रहा था, हमारा अपराध। कि हमें अलग क्यों किया जा रहा है? हमारा अपराध क्या है? पहले वह ही संभले, अब जब दो बेटे हैं तो एक ही दोनों का खर्च उठाए। ठीक नहीं लगता ना? है कि नहीं? ठीक ही सोचा है दोनों ने। अभी यहां बेबी छोटी है, तुम यहां रहोगी। 7-8 महीने के बाद छोटे की डिलीवरी होगी, फिर तुम वहां चली जाओगी छोटे के पास, मैं यहां तो चलूं? तुम जरा मेरी कमीजें वगैरह क्या है रख देना। थोड़ी देर बाद अखबार लिए फिर सामने खड़े थे। यही कहने आया था कि मेरी छड़ी रखना मत भूलना, जो मैं हरिद्वार से लाए थे, जरा टहलाऊं न, बस यही कहना था। लेकिन वह कुछ कह नहीं सके थे। यूं ही बस कमरे के बीचों बीच कुर्सी पर सिरा पकड़े खड़े थे, कांपती अंगुलियों में कसकर पकड़ा हुआ अखबार और आंखों में बाण विद्ध क्रौंच युगल की मून पीड़ा थी, जिसे देखकर किसी आदि कवि का कोमल हृदय करुणा की अथाह लहरियों में बह चला। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं गहम शाश्वती महा। तो लेकिन कुछ, एक बार पुनः पढ़ते हैं पंक्तियों, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सके। यूं ही बस कमरे के बीचों बीच कुर्सी पर सिरा पकड़े खड़े थे, कांपती अंगुलियों में कसकर पकड़ा हुआ अखबार और आंखों में बाण विद्ध क्रौंच युगल की मूक पीड़ा थी, यानी क्रेंकार पक्षी जो कि बाण से घायल हो गया, उसकी पीड़ा के समान थी। तो क्रेंकार युगल के समान दोनों को बताया है। कितनी एक तरह से बेबसी होती है जब माता पिता में भी क्या कर दिया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है। एक दूसरे बेटे के साथ रहता है, एक दूसरे बेटे के साथ रहती है, और ये आधुनिकता है। और इस आधुनिकता में खर्चे चलने के बहाने और बहाने माता पिता का भी क्या कर दिया जाता है, बंटवारा कर दिया जाता है, और वो निर्वासित सी जिंदगी जीने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आज का ये लेसन था, आपकी किताब आपके सामने थी, आपने पढ़ा, आपको अच्छा लगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है। तो और अन्य दोस्तों को अगर पसंद आए तो वो अपने दोस्तों को शेयर करें,
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।